तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? कुछ भी आइडिया, जो भी आपको पता हो, जरूरी नहीं है कि सही हो, बस हमें क्या करना है, हमें जानना है, ठीक है। अगर गलत बताओगे तो हम सही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आपको क्या लगता है? तो जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना। बिल्कुल सही है भाई। तो जनसंख्या का उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई? जन जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर भारतीय समाज के बारे में समझेंगे, और कुछ चीजें जो हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं वही सब पॉइंट्स यहाँ भी होंगे। दैट्स वाई मैंने आपसे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से ये कहा है कि जो सोशियोलॉजी है इट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं मिल जाएंगी। ठीक है। सो इन दैट सेंस अगर हम देखें, सो वी विल अंडरस्टैंड कि डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, यानी जनसांख्यिकी का मतलब क्या है। जनसांख्यिकी का मतलब है जनसंख्या का उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ उदाहरण वगैरह से समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सा है। देखो, जैसे अगर हम जनसंख्या का लिंग अनुपात निकालें, उसकी व्यावसायिक संरचना, उसकी साक्षरता दर, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जनसांख्यिकी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? जनसांख्यिकी। हम्म तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स। ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा डेमोग्राफिक्स। आपको इसके नोट्स वगैरह सब मिल गए हैं हिंदी में या नहीं मिले अभी तक? सर देखा नहीं है अभी। हाँ, तो आप एक बार चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अगर एनी हाउ ना मिले तो सफलता का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा पूरे के पूरे सभी एक साथ। और अगर टेलीग्राम पे हो वैसे आप, नहीं सर। तो कोई नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो चलाते होगे है ना? यस सर। तो मैं आपको नंबर दे दूं, आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ओके सर। उससे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, और फिर वो रिवीजन में भी आपको मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स हैं वो किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं ना। तो यस। मैं आपको हिंदी में नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपका हिंदी मीडियम ही है ना? यस सर। हाँ, तो मैं आपको हिंदी में सेंड कर दूंगा, बस आप ये नंबर नोट करके सेव कर लेना, ठीक है। ओके सर। 8510, लगता है ये जीरो मैंने 6 जैसा बना दिया, खैर इट इज जीरो। तो 8510949825, ये नंबर अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर द नोट्स विद यू, ओके, हिंदी मीडियम के। ओके सर। तो देखते हैं भाई, डेमोग्राफिक्स इज बेसिकली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। इंग्लिश में इसे डेमोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। और ये दो वर्ड से मिलकर गुड बना इवनिंग है, एक सर। तो गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है तुम्हारे? सब बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया है भाई। कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? तैयारी ठीक चल रही है, दिवाली तो मनाएंगे नहीं इस बार। अच्छा, चलिए कोई नहीं, अब तो बोल दिया गया है कि 8 से 10 पटाखे बजाओ। सही है गलत है? सही है सर। तो सही वैसे तो क्यों है? गलत है, लेकिन हम लोग नहीं मनाएंगे वैसे भी। हम्म पर मान लीजिए अगर आप मनाते तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है या गलत है? सर सही है गलत है, सर। क्योंकि सब क्यों? पोल्यूशन तो बहुत हो गया है। हम्म कह सकते हैं। पैसे की बर्बादी और हम्म एनवायरनमेंट की। और सही कैसे है? सर डिसीजन। जिनको मतलब शौक होता है चलाने का, उनके हाँ लिए जी। सही है। तो जिनको शौक होता है चलाने का, उनके लिए सही है। पर शौक तो लोगों को बहुत सारी चीजों का होता है, हर चीज करना सही नहीं होता, है ना भाई। यस। अब अगर किसी व्यक्ति को एज ए मान लीजिए, इंसान से देखे तो फिर तो सही है, मतलब हम्म अगर मना किया है तो। देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन करना। कंपटीशन करने का मतलब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई बाकी के धर्मों के त्योहारों पर ये सब अलाउ होता है तो हमारे पर भी होना चाहिए। पर अगर एक समझदार व्यक्ति की तरह हम देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली इससे हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा, है ना भाई। अगर, यस सर। हाँ खैर, जो भी है हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हम नहीं जला रहे तो बाकियों को भी मना करना चाहिए, शादी पार्टी में भी करना चाहिए। सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। बट एज अ ह्यूमन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इससे हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा यस है ना सर। भाई। खैर, चलिए ना, ये सही है या ना गलत है, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है।
तो डेमोग्राफी आज जो हम करेंगे इस चैप्टर के रिवीजन कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं, और चैप्टर के बीच में से मैं आपको वो चीजें बताता चलूंगा जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में आपको माइंड में रखना जरूरी है, जो मोस्ट प्रोबेबली या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट से एंड आफ्टर दैट वी विल लुक ऑन टू द टॉपिक्स जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुरप्रीत भाई नोट्स वगैरह मिल गए थे ना? यस सर, नोट्स। चलिए, सही लगे नोट्स? सिंपल एकदम? यस सर, अच्छे थे, समझ चलिए। आ गया वो पूरा। तो देखो इंग्लिश में डेमोग्राफी को क्या बोला जाता है भाई, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और ग्राफीन। डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल, यानी कि लोग, और ग्राफीन का मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी कि विश्लेषण वर्णन। याद है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से डेमोग्राफी का मतलब हो जाता है जनसंख्या का विश्लेषण या वर्णन। ठीक है, तो in other words the description of the population of a country on the basis of its characteristics such as age, gender, occupation etc is called demography। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो एक क्षेत्र की जनसंख्या का उसकी विभिन्न विशेषताओं, जैसे कि आयु हो गया, लिंग हो गया, उसका व्यवसाय हो गया, इन सब के आधार पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। हाँ, यानी कि जनसांख्यिकी। दो तरीके की जनसांख्यिकी होती है, कौन कौन सी बताई थी? आकारिक, आकारिक और सामाजिक। सामाजिक जनसंख्या। सामाजिक। अच्छा, आकारिक कौन सी होती थी? सर जो संख्या के आधार पर मतलब अध्ययन करते हैं जिसका। ठीक है, और सामाजिक? सामाजिक विशेषताओं के आधार पर जिसका तो हम अध्ययन। जब जनसंख्या का उसकी आकार के आधार पर यानी कि संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे आकारिक जनसांख्यिकी कहते हैं, और दूसरी तरफ जब हम जनसंख्या का अध्ययन उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर करते हैं, ठीक है भाई, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक जनसांख्यिकी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उसके, उसकी आर्थिक विशेषता क्या है, उसकी राजनीतिक विशेषता क्या है, जब हम ये सब देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है भाई? आकारिक सामाजिक जनसांख्यिकी। और जब हम संख्या देखते हैं कि लोगों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो इसे क्या कहा जाता है? आकारिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसंख्या। ठीक है, यस सर। फिर हमने पढ़ा था क्रूड बर्थ रेट, इसे क्या बोला जाता था? अशोधित जन्म दर। जन्म दर। अशोधित जन्म दर का मतलब? मतलब एक साल में 1000 बच्चों में मतलब जो जीवित बचे 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से जो थे उनकी। हाँ, तो एक वर्ष के दौरान 1000 महिलाओं में से जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है भाई, 1000 महिलाओं ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, ये क्या कहलाता है? अशोधित जन्म दर कहलाता है। ठीक है, जन्म दर। यानी कि अगर एक साल के दौरान 1000 जो हमारी विमेंस हैं उन विमेंस द्वारा 20 चिल्ड्रंस को बर्थ दिया जाता है, सो इन दैट केस ये माना जाएगा कि भाई जो अशोधित जन्म दर है वो कितनी है? 20 है। सिंपल। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होता है भाई? अशोधित जन्म दर। मृत्यु दर। हाँ सॉरी, मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर, बिल्कुल सही है। अशोधित मृत्यु दर का मतलब? तो एक साल में मरने वाले लोगों की संख्या। तो एक वर्ष के दौरान 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले लोगों की या मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? शोधित शोधित मृत्यु दर। बिल्कुल सही है। इसे कैसे निकालते थे भाई? मरने वाले लोगों की संख्या अपॉन में क्या रखते थे? की कुल जनसंख्या जनसंख्या और इनटू 100। 1000। 100 नहीं सॉरी, 1000। फिर हमने पढ़ा था प्रवास, जिसे ट्रैवल नहीं, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, प्रवास। माइग्रेशन का मतलब क्या था? सर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाना माइग्रेशन होता है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। 3 प्रकार के होते थे ये, कौन कौन से? परमानेंट यानी कि स्थायी, टेम्पररी यानी कि अस्थाई, और सीजनल यानी कि मौसमी। मौसमी। स्थायी कौन से होते हैं?
जो मतलब हमेशा के लिए वहीं पे रुक जाते हैं, बाहर जाते हैं जो लोग। यानी अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए और हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गए, यानी वहीं पर ही आपने क्या किया भाई, अपना जो भी आपका रोजगार था वो किया, वहीं पर ही घर बसाया और वहीं पर ही रहने लगे। सो इन दैट केस आपने क्या किया, परमानेंट माइग्रेशन किया, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमेशा के लिए या स्थायी रूप से प्रवास कर लेना क्या कहलाता है, स्थायी प्रवास कहलाता है। अच्छा, अस्थायी प्रवास? मतलब कुछ मतलब कुछ समय के लिए समय जाते हैं। के लिए जो लोग जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसा कि शीतल जी ने कहा कि एक व्यक्ति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए जाना क्या कहलाता है भाई, अस्थाई। शीतल नहीं, सॉरी, संगीता नाम है आपका, मतलब संगीता जी ने मेरा कहा। मतलब मेरा हम्म, नाम पूर्णिमा है सर। अच्छा, तो आपने संगीता कैसे लिख रखा है? तो वो पहले से ही हो गया था, फिर ये चेंज ही नहीं हो रहा था। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो पूर्णिमा जी ने बिल्कुल सही कहा भाई। अस्थायी प्रवास का मतलब कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए जाना। किस किस काम से कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है? तो रोजगार प्राप्त करने के लिए, जॉब वगैरह करने, पढ़ाई प्राप्त रोजगार करने के के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए। दूसरा क्या बताया? घूमने के लिए, लिए, हाँ सुविधाएं ठीक है, प्राप्त करने के लिए। सही है, या सुविधाओं फिर के लिए। हम्म, घूमने के लिए भी जा तीर्थ सकता है। वगैरह पे भी जाते हैं कुछ लोग। तीर्थ यात्रा वगैरह पे भी जा सकता है, सुविधाओं के लिए भी जा सकता है, जैसे शिक्षा के लिए, ठीक है, या हम्म, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। तो बिल्कुल सही है भाई। फिर आया था हमारा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? मतलब तो 1,000 पुरुष में भेद करना। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है बिल्कुल सही है। भारत में? पर ये मैंने आपको बताया था, हाँ, जैसे कि अभी आपने लास्ट में भारत में बोला, तो अगर आपसे लिंग अनुपात पूछा जाएगा तो आप ऐसे नहीं बताएंगे, आप उसे कहेंगे कि एक विशेष क्षेत्र 1,000 में स्त्रियों पर पुरुषों और स्त्रियों महिलाओं की, एवं पुरुषों की संख्या की बात। हाँ, के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, लिंग अनुपात लिंग कहलाता है। अनुपात। विश्व में इसे कैसे निकालते हैं? 1,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। और भारत में 1000 पुरुषों पर पुरुषों पर महिलाओं की महिलाओं की संख्या। संख्या। चलिए भाई, एज स्ट्रक्चर क्या था? आयु आयु संरचना। आयु संरचना। संरचना। बिल्कुल सही है भाई। आयु संरचना क्या होती है? किसी क्षेत्र में मतलब किस किस उम्र के लोग निवास करते हैं, कितनी मात्रा में, मतलब कितनी संख्या कितनी में संख्या में, हाँ। आयु संरचना होती तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या क्या कहलाती है, आयु संरचना है। आयु कहलाती संरचना है ना। विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे 0 से 15, 0 से 15, 15 से 15 से 54, 64 या फिर 59। 59 या फिर 64। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है? ऐसा भी कोई होता है क्या? सरकारी टीचर। नहीं, टीचर्स वगैरह भी आई थिंक 60 में हो जाते हैं। जो जज वगैरह होते हैं ना, यस सर। ठीक है, वो 65 की एज में रिटायर होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक जज को रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकता, वो ऐसा प्रावधान है, पता है इस बारे में? नहीं सर। यानी अगर एक जज रिटायर हो जाता है तो फिर उसके बाद वो वकील नहीं बन सकता, ठीक है। भले ही वो पहले जज बन के बैठा था, पर उसके बाद वो वकील भी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा रूल है, पर हर रूल के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। तो क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से कि ये रूल बनाया गया है? तो वकील का मतलब पद जो है वो छोटा होता है जज से, इसीलिए शायद। हाँ, कह सकते हो ऐसा, ठीक जैसे है, पर वो, राष्ट्रपति बनने के बाद कोई मतलब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, कह सकते हैं हम ऐसा, पर फिर भी ये कुछ सही नहीं बैठता, क्योंकि वो तो उसकी पर्सनल चॉइस है ना, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका जो एक सिंपल सा कारण है ना, वो ये है कि जैसे मान लो आप जज थे, ठीक है। हाँ मतलब वकील एक पक्ष के लिए लड़ता है शायद। आपकी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। सर मैं कह रहा था मतलब वकील एक पक्ष के लिए लड़ता है इसलिए। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। इसका जो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप समझो तो बहुत आसान सी बात है कि अगर आप एक जज थे और आपके सामने बहुत सारे वकील रहे होंगे जिन्होंने आपको सर सर करके बोला होगा, और उसके बाद अगर आप क्या बन जाते हो, वकील बन जाते हो, तो ऐसा हो सकता है कि जो सामने जज बैठा हुआ है वो सोचे कि यार ये इतना सीनियर व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं वो फैसले में आपकी तरफ झुकाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर। तो इस वजह से ये प्रावधान बनाया गया है कि भाई जज बनने के बाद
क्या नहीं बन सकते? वकील। अब समझ आ गया, सिंपल सा है। यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्याय की भावना में या फिर किसी की तरफ कोई झुकाव ना हो उसके पुराने कामों की वजह से, क्योंकि वो पहले जज था। अब ऐसा हो सकता है कि जो वकील उसके सामने खड़ा हो उसने उसके पक्ष में कभी फैसला दिया हो, और अब वो वकील का प्रमोशन हो के मान लो वो जज बन गया ना, आफ्टर बीइंग जज अगर वो वकील बन जाए, जज वकील बन जाए और वकील जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ सकता है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस ये सर। तो पड़ेगा। तो इसी वजह से इनको पहली बात तो सैलरी भी ज्यादा दी जाती है। जज की सैलरी ज्यादा होती है, इसीलिए होती है ताकि वो कोई करप्शन वगैरह ना करे। उनको इतना सफिशिएंट पैसा दिया जाता है कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, उन्हें कोई गलत काम ना करना पड़े। इनका कार्यकाल भी ज्यादा होता है ताकि एक लंबे दौर तक कमा सके, तो उसके बाद भी ये कोई ऐसा काम ना करें। तो इस वजह से तो ये 65 तक है, और उसके बाद फिर वो जाता है हमारा तीसरा आयु वर्ग। ठीक है, यस सर। अब 1 से 15 वाली कौन सी होती है? आश्रित जनसंख्या। आश्रित, यस सर। बच्चों ठीक है की भाई, आश्रित जनसंख्या। और उसके बाद 15 से यानी जो आगे के होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो कार्यशील कार्यशील। जनसंख्या होती है। और उसके बाद जो होते हैं वो भी कौन सी होती है? आश्रित होती है। ठीक है, अगर आप आश्रित और कार्यशील जनसंख्या के बीच का अनुपात निकालो तो उसे पराश्रितता अनुपात बोलते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रित क्या? अनुपात। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं और ये पराश्रित। चैप्टर में नहीं दिया गया है, बट कभी सर कभी इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ, एक सेकेंड। इसे पराश्रितता अनुपात बोलते हैं। ठीक है भाई, यस सर। बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, हाँ, और इसे डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यस सर। पर आश्रितता अनुपात। ठीक है, तो आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या के बीच का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो वो पर आश्रितता अनुपात निकलता है। ठीक है, तो क्योंकि वर्किंग लोग तो वही होते हैं जो कि कार्यशील जनसंख्या में है, बाकी लोग क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो लिटरेसी था। लिटरेसी क्या होता है भाई? साक्षरता। साक्षरता दर। साक्षरता का मतलब क्या होता है? जो मतलब पढ़े लिखे, पढ़ सके, मतलब लिख सके, पढ़ सके, लिख सके, तो एक तो साक्षर साक्षर। व्यक्ति। समझ सके। हाँ, वो साक्षर। साक्षर व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, और साक्षर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक सामान्य वाक्य को पढ़ सके, लिख सके। और समझ ठीक है भाई, सके। हाँ, और उसी के साथ साथ एक और मापदंड है, सके। पढ़ सके, लिख सके, और साथ ही साथ क्या कर सके? कुछ बेसिक अंक गणितीय कैलकुलेशंस वगैरह कर सके। तो यस उसी सर। को हम क्या कहते हैं भाई? साक्षर कहते हैं। साक्षर। चलिए भाई, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर आया था हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या था? शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर। ठीक है भाई, शिशु मृत्यु दर का मतलब? 1000 मतलब शिशुओं 1000 में मरने बच्चों में वाली से बच्चों की 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो एक वर्ष के भीतर, यानी नवजात बच्चों में से, नवजात 1000 बच्चों में से 1 साल के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है भाई? शिशु मृत्यु दर। फिर था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होती है? मतलब जन्म देने के दौरान जो मरने 1000 वाली महिलाओं में से जो मरती हैं उनकी संख्या। हाँ, तो जन्म देने के दौरान 1000 महिलाओं में से मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? मातृ मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है भाई, फिर था हमारा फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? प्रजनन प्रजनन दर। दर। प्रजनन दर क्या होती है भाई? मतलब जन्म दे सकने की उम्र में महिलाओं द्वारा, मतलब जन्म दिए गए बच्चों कितनी की महिलाएं मतलब बच्चों को जन्म देती हैं? तो जन्म दे सकने वाली 15 आयु से में, 49। हाँ, तो जन्म दे सकने वाली आयु में महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? प्रजनन दर कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यस सर। इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो कि आपको मदद करेगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो बाहर से भी पूछ लेते हैं। सो दैट्स व्हाई उनके बारे में बात करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब? किसी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। तो किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। वृद्धि। ठीक है भाई, अब वृद्धि 2 प्रकार की हो सकती है।
कौन कौन सी? जो घट सकती है या बढ़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि या फिर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। हाँ ऋणात्मक जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी, अगर घट तो रही है धनात्मक होगी। तो ऋणात्मक होगी। आप इसे तो बोलोगे कैसे? ऋणात्मक होगी। हाँ, तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि को आप बोलोगे कि अगर एक विशेष समय के दौरान एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, और अगर एक विशेष समय के दौरान एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या घट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, पहली वाली धनात्मक और दूसरी वाली ऋणात्मक। ऋणात्मक। सिंपल। इसके बाद देखते हैं भाई क्या डिस्कस किया था हमने। ये वही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्या कहलाता है? जिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? किसी एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो इसे। बस आपको इतना याद रखना है, वृद्धि का मतलब परिवर्तन था ना, बताया था। तो जब आप जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में दर्शाते हो, ठीक है भाई, तो एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जब किस में दर्शाया जाता है? प्रतिशत में। प्रतिशत में दर्शाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है भाई? जनसंख्या वृद्धि दर। दर कहलाता है। बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद आती है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जनसंख्या बढ़ती या घटती तीन वजहों से है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, है ना भाई? जन्म दर की वजह से और मृत्यु दर की वजह से जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है उसे प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। और जब हम इसमें प्रवास को भी शामिल कर देते हैं, क्या प्रवास, तो ये क्या बन जाता है? वास्तविक वृद्धि। क्या बन जाता है? वास्तविक वृद्धि। हाँ, अब आपको इसे याद कैसे रखना है, क्योंकि आपको पता है जन्म और मृत्यु प्राकृतिक होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक वृद्धि में किसे शामिल किया जाता है? सिर्फ जन्म और मृत्यु को। ठीक है भाई। और जबकि वास्तविक वृद्धि के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल दर्शाता है, और एक्चुअली जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, इसीलिए ये क्या हो जाती है? वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। अब बताओ, यहां तक कोई समस्या है? नो सर। अब हम कुछ पहले आंकड़े वगैरह देखेंगे, और जिसे आप क्या करना, नोट कर लेना। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि पेपर में जो आंकड़े वगैरह है वो भी पूछते हैं ज्यादातर कि भाई कि एक पर्टिकुलर, यानी जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है वर्तमान में, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो है वो कितना है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है। ठीक है, यस सर। तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 21 करोड़ से सर 1 करोड़ नहीं, ज्यादा होगी, पता नहीं सर। 1 अरब से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए। हेलो। हाँ जी, सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। सर आप आवाज आ रही है भाई? सर आ रही है आवाज मेरी? हाँ भाई आ रही है। ओके सर। हाँ, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इंडिया का बर्थ रेट कितना है। और देखो, दो चीजें याद रखना, एक एनसीईआरटी के हिसाब से है और एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन हम मोस्टली कहाँ से लेते हैं? गूगल से। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो अभी रिसेंट में है, क्योंकि रिसेंट वाली तो अपडेट होती नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से जो ये वाली इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ से लेंगे? गूगल से, जो रिसेंट वाली है। तो अगर आपसे रिसेंट वाली पूछी जाएगी
तो आप उसमें क्या लिखोगे, 2020 का डेटा है ये, ठीक है भाई, ये याद रखना है। तो अभी जो इंडिया में बर्थ रेट है वो 17.4 है, कितनी है, 17.4। इसका मतलब है कि 1000 महिलाओं द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, लगभग 17.4। ये बात समझ आई? तो ये सब नोट कर लेना और फिर हम बाकी की इंफॉर्मेशन लेंगे। और इसके अलावा जो डेथ रेट है वो कितनी है, 7.3 है, कितनी है, 7.3। हाँ। अब मुझे बताओ, जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर, क्यों बढ़ेगी मैडम? क्योंकि मरने वाले लोगों की संख्या कम है, और जन्म लेने वालों की? ज्यादा है। बिल्कुल सही है भाई। तो जनसंख्या हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और बढ़ भी रही है भारत की। लिंग अनुपात कितना होगा भारत का, क्या लगता है? पुरुष ज्यादा होंगे महिलाओं से। पुरुष ज्यादा होंगे, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई। 2011 के स्क्रीन नहीं आ अनुसार, रही अभी मेरे पे। हाँ जी, अब आ रही है स्क्रीन? तो आवाज भी कट रही है आपकी। तो अगर हम बात करें सेक्स रेशियो के बारे में, तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज अराउंड 943। ठीक है भाई, 2011 के सेंसस के अनुसार से। सेंसस समझते हो क्या होता है? अनुमान का। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है। और लास्ट जनगणना कब हुई थी, 2011 में। 11 तो में। 2011 के हिसाब से कितना था, 943। ठीक है भाई, जेंडर रेशियो इंडिया के अंदर। तो 943 सेक्स रेशियो था हमारा, जेंडर रेशियो कह सकते हो इसे। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हर 10 साल बाद जनगणना होती है ना भाई। यस सर। तो अब 2021 में होनी चाहिए थी, हम्म। पर हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? तो कोविड की वजह से। कोविड की वजह से। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सो ऑन द नेक्स्ट वी हैव एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। एज स्ट्रक्चर क्या बताया था भाई? देखो, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? आवाज आ रही है भाई? एज स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 0 से 15 साल के जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं वो कितने हैं, 26.62%, लगभग 26.62%। ठीक है भाई, 2019 के अनुसार कितने हैं, 26.62%। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का मतलब जो काम कर रही है वो कितनी है, लगभग 67%। कितनी, 0 से 64 के बीच में कितने हैं भाई, 67%। कितने हैं, 67%। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी, और फिर जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या हैं भाई, वो वृद्ध हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाकी बचे हुए नंबर क्या हैं, दीज आर अबव 64 और 65, यानी 65 से अबव के जो हैं वो सब क्या हैं भाई, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। संगीता जी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये नोट डाउन कर लो कि 2019 के हिसाब से जो हमारे यहाँ पर 0 से 15 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है भाई, वो 26.62% है। और 0 से 64 कितने हैं भाई, 67% है। कितने हैं, 67। और इससे अबव जो भी होंगे, यानी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, 64 से अबव वाले। ठीक है, जी सर। नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर चलते हैं आगे।
पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, तो अभी देखो अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया जनगणना। जी सर। फिर भी अगर हम एक अंदाजे से देखें तो देखते हैं हमारे पास कब तक का डेटा है। अगर हम देखें उसके हिसाब से तो लगभग 139 करोड़ के आसपास है। ठीक है भाई, कितनी है? 139 करोड़। हाँ, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है। तो 2021 के सेंसस के बिहाफ पर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है। सेंसस समझ आ रहा है ना? सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। गणना। ठीक है, तो क्योंकि जनगणना हुई नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ क्लियर आइडिया, बट अकॉर्डिंग टू गूगल और वर्ल्डोमीटर वगैरह जो होता है, या फिर जितने हमारे यहाँ डेथ वगैरह होती है, बर्थ वगैरह होती है, उसके हिसाब से जो आइडिया है दैट इज अराउंड 139 करोड़ पीपल। ओके, 139 करोड़। अगर आप बात करें कि पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है, पूरी दुनिया की कितनी होगी, क्या लगता है? अगर भारत की 139 करोड़ है तो पूरी दुनिया की कितनी होगी? सर पानी सर। पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 775.5 करोड़ है लगभग। कितनी है? 775.5। हाँ, 775.5 करोड़ है 2020 के हिसाब से, यानी 2020 के अनुसार। तो सोचो इसमें से 139 करोड़ तो सिर्फ भारत के हैं। और अगर आप चाइना के बारे में बात करें, चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, ज्यादा ही है सर। तो सोचो चाइना की कितनी होगी, देख लेते हैं। चाइना की पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़, यानी कुछ दिनों में हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। वेल डन। 140 करोड़। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 289 करोड़ के आसपास तो सिर्फ इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन है, और बाकी की जो है वो पूरे विश्व की है। तो 775 में से 279 घटा दो, तो सोचो बाकी के देशों में कितनी कम पॉपुलेशन है ना? यस सर। और इंडिया और चाइना में कितनी ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है ना? यस सर। रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है। कितनी? 14 करोड़। बस सिर्फ 14 करोड़, क्योंकि हमारे यहाँ पर 139 करोड़ है। 139 करोड़ और 14 करोड़ बहुत कम होते हैं ना? यस सर। और अगर आप बात करें अमेरिका के बारे में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका अगर हम देखें, पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज अराउंड 32 करोड़ बस। ठीक है, ये सब लिख लेना क्योंकि ये सब पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यस इंडिया की कितनी हो गई? इंडिया की हो गई हमारी 139 करोड़। 39 करोड़। लास्ट टाइम चाइना की भी पूछी थी, सो इट इज 140 करोड़ समथिंग। ठीक है ठीक है, सर। अमेरिका की कितनी बताई? 32 करोड़। और रशिया की, ये रशिया और अमेरिका इसीलिए बताया क्योंकि ये सबसे पावरफुल है और ये सबसे बड़ा है, तो इसकी 14 करोड़। ठीक है, और अगर इसी गति से हमारे यहाँ पर प्रजनन दर बनी रही तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, और हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करें तो साक्षरता दर कितनी है भारत में। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था कब आजाद हुआ था भाई? तो 1947 में। 1947 में। उस समय लगभग 16 के आसपास थी। ठीक है भाई, 16% के आसपास। और अगर अब देखें हम 72 ऐसे। तो अब हमारे यहाँ पर है लगभग 77.7%। ये मैं वर्तमान की बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में अलग हो सकती है, तो आपको दोनों याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में पुराना डेटा होता है ना भाई, बुक्स वगैरह रेगुलरली अपडेट नहीं होती है, जबकि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलरली अपडेट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दीज इंफॉर्मेशन 77.7% ऑफ इंडियंस आर लिटरेट। ठीक है भाई, 77.7% इंडियंस क्या है भाई, पढ़े लिखे हैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और अगर आप गूगल यानी कि बुक वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। 72% है सर। तो एक तो ये याद रखना कि बुक के हिसाब से 72% है। वर्तमान में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 77.7% है, और जब देश आजाद हुआ था तो 16% थे। यही तीन चीजें पूछते हैं। इसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर,
शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं भाई। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एक सेकंड। तो भारत का अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो अराउंड 28.3 है। कितना है? 28.3। यानी 1000 जीवित बच्चों ने अगर जन्म लिया तो उसमें से 28.3 लगभग बच्चों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट लगभग 1% के आसपास है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। सो इट इज अराउंड 2.20 बर्थ्स है। ठीक है भाई, एक नहीं है, 2.20 बर्थ है। यानी हमारे यहाँ पर एक एवरेज महिला 2.20 बच्चे, यानी या तो 3 या फिर 2 के आसपास बच्चों को क्या करती है भाई? जन्म देती हैं। और अगर हम मोर्टेलिटी रेट के बारे में, मदर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, सो इट इज अराउंड 113। हाँ, 2016-18 के दौरान ये कितना था? 113 था। कितना था? 113। ठीक है, तो ये सब डेटा रख लेना, ये सब आपको मदद करेगा व्हेनेवर यू विल गो इनटू द पेपर्स। ओके, तो आगे देखते हैं भाई और क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है हमारे यहाँ पर? सो दैट इज अराउंड 1% समथिंग। और 1% बहुत ज्यादा होता है वैसे अगर हम देखें, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी बड़ी है। ठीक है, अब जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ एक कंपैरिजन करके, सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, लगभग 1% के आसपास है। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का जो है वो लगभग 0.4 के आसपास है। 0.4 के आसपास, यानी 1 से भी कम है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो दैट इज अराउंड 2 के आसपास है, यानी 2%। यानी हमारी जनसंख्या हर साल 1% बढ़ जाती है। अब 1% बढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा होता है। 1% बढ़ने का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, इसका मतलब है कि अगर आपकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की है, ठीक है, तो हर साल जनसंख्या के अंदर 1,40,40,00,000 लोगों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो 1,40,40,00,000 लोग बहुत सारे होते हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं तो जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, यानी 1.5 साल के अंदर दिल्ली जितनी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 1% के आसपास हमारी क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज अराउंड 0.4 एंड विच इज इतनी ज्यादा कम भी नहीं है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। 0.4 इज एवरेज। ठीक है, इतनी जल्दी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। पहली बात तो उनकी जनसंख्या भी कम है। जनसंख्या कितनी है भाई? 32 करोड़ अभी बताई थी ऊपर। 32 करोड़ का अगर 0.4% निकालोगे तो ये लगभग आपका 32 लाख। और 32 लाख में से अगर आप करोगे तो लगभग अगर हम अंदाजा लगाएं तो 6-7 करोड़, ठीक है, सॉरी 6-7 लाख के आसपास। ठीक है, और नॉट इवन 6-7 लाख, 60-70 लाख के आसपास। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा कम है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो 6-7 लाख लोग ये क्या होते हैं भाई? हर साल उनकी वृद्धि होती है। अदरवाइज अगर हम देखें 4% के हिसाब से, अगर हम 12-15 लाख भी मान ले तो सिर्फ उतने लोग बढ़ते हैं। वहीं इंडिया के अंदर 1,40,40,00,000 के आसपास लोग बढ़ जाते हैं, विच इज सो मच। ठीक है, पाकिस्तान की 2.0 है। 2.0 का मतलब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर आपको ये पता हो कि पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की, तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। तो अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में देखें तो दैट इज अराउंड 22 करोड़। 22 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है बस पाकिस्तान की। और 0.2% से अगर हम देखें तो लगभग आप ये मान सकते हो 22 करोड़ है। तो 44 से 45 लाख लोग क्या है भाई? हर साल इस पॉपुलेशन के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना सही होता है एक हद तक, पर बेहतर ये रहता है कि जनसंख्या स्थिर रहे।
जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग नए पैदा होते रहे, जनसंख्या स्थिर रहे। इससे क्या होता है, संसाधनों का भी कम यूज होता है, ठीक है, और समस्याएं भी कम होती हैं। क्योंकि देखिए अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेस का यूज बढ़ रहा है। और क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं? क्या जमीन बढ़ रही है? क्या हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो इन सभी वजह से अगर पॉपुलेशन सेम बनी रहे, एक स्तर पर बनी रहे, सामान्य रूप से चलती रहे, तो सभी केसेस के अंदर क्या होता है भाई, अच्छा रहता है कि अगर क्या हो, पॉपुलेशन समान बनी रहे। अगर जो पॉपुलेशन क्या है बहुत तेजी से बढ़ेगी तो रिसोर्सेस पर दबाव भी बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ पर देखें तो भाई धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल सिंपल। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या होगी भाई, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि जहां पर जनसंख्या समय के साथ साथ घट रही है, ठीक है भाई। तो उन कंट्रीज को जहां पर जनसंख्या समय के साथ साथ घट रही है, हम क्या कहेंगे भाई, ऐसे देश हैं जिनकी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इन सब चीजों को याद रखने का, ठीक है। एक दो कंट्रीज में आपको बता देता हूँ कि भाई नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर है। जैसे अगर हम देखें तो जैसे बुल्गारिया है, बुल्गारिया की पॉपुलेशन क्या है भाई, समय के साथ साथ घट रही है, ठीक है। और समय के साथ साथ पॉपुलेशन के घटने की वजह से ये सब चीजें हम देख पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर सभी टॉपिक्स वगैरह हमारे हो जाते हैं अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन डिस्कस। और माइक वगैरह, हाँ जी आप बताइए जरा, आपने अपना नाम नहीं डाल रखा है, आप चाहें तो खुद को अनम्यूट करके सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। आई फील हैप्पी टू आंसर यू। जो भी आपके सवाल हो, डाउट वगैरह हो, क्वेश्चंस वगैरह हो, यू कैन आस्क फ्रीली। और अगर किसी और को भी कोई समस्या हो सो यू ऑल कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड आई फील हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ यू, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत सिंपल सा चैप्टर है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में समझना था हमें, जिसके बारे में हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर ली है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बता दिया भाई कितना है, नेचुरल ग्रोथ और जो दूसरी हमारी एक्चुअल ग्रोथ, ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे गूगल से, ठीक है, कि भाई हमारे इंडिया की नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार की है, कितनी है, ठीक है भाई। इसी के साथ साथ अगर कोई और समस्याएं हैं सो यू कैन ऑल्सो मेंशन, फटाफट से बताइए, अदरवाइज वी विल फिनिश द सेशन। और सभी बच्चे रेगुलरली क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया करें, ठीक है। इफ यू विल ज्वाइन रेगुलरली सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द क्लास। जो भी चीजें क्लासेस में हो रही हैं, टॉपिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पास नोट्स वगैरह रही हैं, ठीक है भाई, वी आर अपलोडिंग द नोट्स इन इंग्लिश, ठीक है। इफ यू वांट द नोट्स इन हिंदी सो यू आल्सो कैन कांटेक्ट अस, ठीक है। यू कैन कांटेक्ट विद द टीम सफलता और यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ द नोट्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी मीडियम में भी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपना आराम से पढ़ाई करें। और किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या हो तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस करें, दे विल इंश्योर कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो अपनी स्टडीज के अंदर। तो बताइए भाई फटाफट, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स और एवरीथिंग इज क्लियर। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई डेमोग्राफिक्स क्या है, यानी कि जनसांख्यिकी, एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं और फिर फिनिश करते हैं। देन हमने डिस्कस किया भाई टाइप्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, यानी कि जनसांख्यिकी के प्रकार, जिसमें हमने देखा भाई आकारिक जनसांख्यिकी, और दूसरा कौन सा देखा भाई, सामाजिक जनसांख्यिकी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो आज हमने बात की किसके बारे में भाई, जन्म दर, अशोधित जन्म दर, और अशोधित जन्म दर के बाद बात की हमने अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, जिसमें हमने ये देखा कि भाई समय के साथ साथ कैसे जो मृत्यु दर है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है, यानी 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले लोगों की संख्या या मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले लोगों की संख्या एक समय के दौरान। फिर हमने प्रवास के बारे में बात की थी, इसमें दो टॉपिक्स और हैं जिसे हम उत्प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास कहते हैं।
अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है भाई? यू मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट इट, क्योंकि इसके बारे में बताया था। अप्रवास और उत्प्रवास, अप्रवास का मतलब था जब कोई एक व्यक्ति एक क्षेत्र से आपके क्षेत्र में आ जाए, यानी वो आ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है? उत्प्रवास का मतलब कि जब एक व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाए, यानी जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और कोई व्यक्ति बाहर से दिल्ली में आ जाता है, तो वो आपके क्षेत्र के लिए यानी दिल्ली के लिए क्या है? अप्रवास है, क्योंकि वो बाहर के क्षेत्र से आ रहा है, ऐसे करके याद रखना है। और अगर आपके क्षेत्र से दिल्ली से कोई व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है, सो दैट इज उत्प्रवास, क्योंकि वो इस क्षेत्र से वहां बाहर जा रहा है। फिर हमने देखा था लिंगानुपात। लिंगानुपात में हमने क्या डिस्कस किया भाई? बेसिकली जेंडर रेशियो, यानी कि जेंडर रेशियो में क्या था भाई? महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात क्या कहलाता है भाई? लिंग अनुपात या फिर जेंडर रेशियो। इसके बाद अगर हम देखें तो आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत क्या था भाई? कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या किस प्रकार है, इसे क्या बोला गया था भाई? आयु संरचना बोला गया था। तो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या क्या कहलाई भाई? आयु संरचना कहलाई। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने आयु वर्ग देखे 0 से 15, 15 से 64 और फिर उससे बड़े। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी यानी कि साक्षरता के बारे में बात की हमने। साक्षरता के अंतर्गत हमने क्या देखा कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे देश में, यानी द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स इन आवर कंट्री। दैट वाज द टॉपिक व्हिच वी डिस्कस्ड बेसिकली, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द चेंज इन पॉपुलेशन, नॉट इवन चेंज इन पॉपुलेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई विद इन 1 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव। ठीक है भाई, तो ऐसे 1000 बच्चों की संख्या जो कि, या फिर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसे क्या कहा जाता है भाई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड नेक्स्ट वन वाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट व्हिच वाज अराउंड कि भाई आखिर 1000 महिलाओं में से, ठीक है भाई, प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देते दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो ये सब आंकड़े मैंने आपको बताया। भारत में 113 है, ये 28.3 है। और फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, यानी शिशु को जन्म दे सकने वाली आयु के दौरान महिलाओं द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, सो इट इज 2.20। नेक्स्ट हमने देखा भाई पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं इसे, बट बेसिकली इट मींस जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला चेंज। तो हमारे यहाँ लगभग 1% है, अमेरिका में 0.4% है, पाकिस्तान में 2.0% है। सो वो आंकड़े मैंने आपको फॉर द कंपैरिजन बताए थे। हमारे यहाँ धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है समय के साथ साथ। और यहाँ पर ये हमारे सभी टॉपिक्स क्या हो जाते हैं? फिनिश। तो आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा सेशंस में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सो यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेशन, वी विल पिक अप दैट क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। रेगुलरली सेशंस को ज्वाइन कीजिए, रेगुलरली क्लासेस चलती हैं। ठीक है, सभी को रियली वेरी हैप्पी छोटी दिवाली, और एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई जरूर कीजिए, बिकॉज इट इज नेसेसरी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। शेयर विद योर फ्रेंड्स कि भाई आप भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, दे विल आल्सो ज्वाइन। मिलते हैं भाई आपसे ऐसे ही एक और जबरदस्त नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।